प्रिय साथियों नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इन दिनों हम पुस्तक समीक्षा के क्रम में अंग्रेजी पुस्तक ब्रह्मनिज्म अर्थात ब्राह्मणवाद की पुस्तक समीक्षा को एक वीडियो सीरीज के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस पुस्तक के क्रांतिकारी महत्व के विषय में हम प्रथम एपिसोड में बता चुके हैं। क्योंकि यह पुस्तक स्वयं में एक ऐतिहासिक और अनुसंधानात्मक ग्रंथ थीसिस की तरह से है और पूर्णतः तकनीकी स्वरूप की है, अतः इसकी हमने समीक्षा के लिए एक आलेख तैयार किया है जिसे पढ़कर हम आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं। एक विशेष निवेदन यह भी है कि कृपया हमारे प्रस्तुतिकरण की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देंगे, अपितु इसकी विषय वस्तु की गहराई पर ध्यान देने का कष्ट करेंगे। सीरीज का तीसरा एपिसोड इस प्रकार से प्रस्तुत है। अध्याय 5 ब्राह्मणवाद ही सारी दुनिया का दुश्मन नंबर 1 है। लेखक ने इस अध्याय की शुरुआत बाबा साहब अम्बेडकर के इस कथन से की है कि उन्होंने ब्राह्मणवाद को एक प्रधान विरोधाभास माना है जिसे भारत की जनता आर्यों के आक्रमण से ही झेल रही है। लेखक कहते हैं कि हमें ब्राह्मणों से कोई विरोध नहीं है, हमारा विरोध ब्राह्मणवाद के दर्शन, विचारधारा, आइडियोलॉजी से है। ब्राह्मणवाद की जो प्रणाली सिस्टम है जिसके कि हम अर्थात 85% से भी अधिक मूल निवासी शिकार हैं से हमारा विरोध है। प्रसिद्ध विद्वान क्रिस्टो स्काव के एक चर्चित लेख ब्रह्मनिक पॉइजन कांकर्स होल वर्ल्ड, जिसका हिंदी में अर्थ है ब्राह्मणवादी जहर ने सारी दुनिया को जीत लिया है, के हवाले से आगे लेखक कहते हैं कि 4 अवधारणाएं ही सारे संसार पर शासन कर रही हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहली, पुरुष महिला से श्रेष्ठ है। दूसरा, श्वेत अश्वेतों से श्रेष्ठ है। तीसरा, प्रवीणता मेरिट जन्म से होती है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं मेरिट कम्स आउट ऑफ बर्थ। एवं चौथा, जिसकी लाठी उसी की भैंस अर्थात माइट इज राइट। यहाँ वी.टी. राजशेखर जी का यह मानना है कि ब्राह्मणवाद का जो दर्शन है, विचारधारा, आइडियोलॉजी है, उनमें इन सब बातों का समावेश है और उन्हें धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक मान्यता स्वीकृति प्राप्त है और ये ही बातें सारे संसार में फैली हैं। इस प्रकार इस जहरीले दर्शन विचारधारा ने सारे संसार पर कब्जा कर लिया है। आगे लेखक कहते हैं इन्हीं 4 अवधारणाओं का अध्ययन मनन करने के पश्चात अमेरिका के प्रोफेसर S.P. हंटिंगटन ने सभ्यताओं के टकराव क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के सिद्धांत को विकसित किया है, जिसे उनकी प्रसिद्ध और चर्चित पुस्तक द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर, जो 1997 में प्रकाशित हुई थी, में समावेश किया गया है। इन सिद्धांतों का यह परिणाम हुआ है कि सारे मुस्लिमों को आतंकवादी की तरह बदनाम किया जाने लगा है और इस्लामिक सभ्यता के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया गया है। उपशीर्षक हिटलर एक अवतार की तरह में प्रिंसेस सावित्री देवी, द हिंदू आर्यन मिथ एंड नियो नाजीज्म शीर्षक से प्रकाशित निकोलास गुडरिक क्लार्क के लेख का संदर्भ देते हुए लेखक लिखते हैं, जर्मन के सभी दार्शनिकों ने अपने नाजीवादी दर्शन व विचारधारा को दार्शनिक आधार देने व उन्हें उचित व सही ठहराने के लिए उन्होंने भारत में ब्राह्मणवादी साहित्य में लिखी बातों को खोज निकाला। पश्चिमी दार्शनिकों ने पूरी तरह से नाजीवादी दर्शन को ब्राह्मणवादी संस्कृत साहित्य
से ही प्राप्त किया। अंत में नाजीवाद के जर्मन दार्शनिकों ने एडोल्फ हिटलर को जन्म दिया, जिसने खुले रूप में इस बात को स्वीकारा कि उनका नाजीवाद ब्राह्मणवाद पर आधारित है। यही वजह थी कि हिटलर स्वयं को आर्य नस्ल का कहता था। नाजीवाद आंदोलन के एक नेता लुडविग मोलर कहता था, एडोल्फ हिटलर को ईश्वर द्वारा पितृभूमि फादरलैंड को बचाने के लिए भेजा है। भारत के ब्राह्मणों ने हिटलर की प्रशंसा की थी। उन्होंने घोषणा की थी कि ईश्वर ने हिटलर को उनके सनातन धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए भेजा है। स्वयं हिटलर भी इस देवीय उद्देश्यों मिशन में विश्वास करता था। हांस हेंज इवर्स नामक जर्मन विद्वान को हिटलर के आर्यन नाजीवाद आंदोलन के सिद्धांतों की व्याख्या करने वालों का मुखिया माना गया है। यही वे कारण थे जिनके आधार पर हिटलर ने ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में पाए जाने वाले स्वास्तिक चिन्ह को अपना चिन्ह एम्बलम बनाया था। आगे लेखक लिखते हैं कि नारियों महिलाओं को छोटा अयोग्य मानने की मान्यताएं वेलूस एवं सिद्धांत डोगमास ब्राह्मणवादी दर्शन में पाए जाते हैं। ऐसी मान्यताएं सारे विश्व में फैल गईं और प्रायः सारा संसार नारियों को छोटा घटिया अयोग्य मानता है। कारस्टेन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द राइज ऑफ फैसिज्म, जो लंदन से सन 1967 में जर्मन नस्लवाद के विषय में लिखा है कि वे अर्थात नाजी जर्मनी प्रायः एक ही रक्त संबंध और एक मूल स्थान, नव मूर्ति पूजा, आर्यन आध्यात्म तथा ईसाईयत को अस्वीकार करने के मामले में ब्राह्मणवादियों के साथ साथ चले। जब हिटलर ने प्रोटोकॉल्स ऑफ एल्डर्स ऑफ जियोन का अध्ययन किया तो वह भयभीत हो गया। इस पुस्तक के विषय में कहा जाता है कि ये यहूदियों के षड्यंत्रों का एक गोपनीय दस्तावेज है, जो इन बातों को उजागर करता है कि यहूदी लोगों की क्या क्या गतिविधियां व उद्देश्य हैं। ये गतिविधियां उद्देश्य निश्चय ही भयंकर डरावनी हैं, जो यहूदियों के आंतरिक संबंधों को तथा उनके अंतिम लक्ष्यों को उजागर करती हैं। लेखक ने इस बात का भी हवाला दिया कि महिलाओं को छोटा, हीन, नीच मानने के सिद्धांत ब्राह्मणवादी धार्मिक आध्यात्मिक साहित्यों में भरे पड़े हैं। अतः अनेक पश्चिमी फासीवादी दार्शनिकों ने इस बात को स्वीकारा है कि उनके फासीवादी नाजीवादी सिद्धांत भारत के ब्राह्मणवादी साहित्य दर्शन पर आधारित हैं। इस प्रकार लेखक दावा करते हैं कि हमारी यह बात पूरी तरह से सही होगी कि अगर हम कहें कि ब्राह्मणवाद ही संसार के नस्लवाद तथा नफरत के नाजीवादी दर्शन का जन्मदाता है। पुस्तक में आगे अनेक पश्चिमी दार्शनिकों तथा उनके लेखों पुस्तकों का वर्णन आया है, जिनमें ब्राह्मणवादी दर्शन व आध्यात्म की प्रशंसा करते हुए नस्लवाद नाजीवाद का समर्थन किया गया है। यहाँ इनका वर्णन करना संभव नहीं है, क्योंकि ये वीडियो सीरीज बहुत लंबी हो जाएगी। लेखक कहते हैं कि ब्राह्मणवाद वर्णवादी व्यवस्था पर टिका है। वर्ण अर्थात रंग, और इसी रंग के आधार पर ऊंच नीच, श्रेष्ठ अश्रेष्ठ, पुनीत पवित्र, पुनीत पतित का ब्राह्मणवादी दर्शन टिका हुआ है। इसी दर्शन से प्रेरित होकर पश्चिमी यूरोपीय दार्शनिकों शासकों ने रंग भेद नीति, जिसे अंग्रेजी में अपार्थाइड का नाम दिया गया है, को विकसित कर उसका पालन किया।
इसी रंग भेद नीति अपर्थाई ने अफ्रीकी महाद्वीप में कितना कहर ढाया है, ये सारा संसार जानता है। उपशीर्षक रेसिज्म ओरिजिनेटेड इन इंडिया में लेखक कुछ इस तरह से कहते हैं कि पूर्व में बताए गए आधारों पर यह प्रमाणित होता है कि पश्चिमी श्वेत लोग जब नस्लवाद की गिरफ्त में फंसे थे तो इसके बहुत बहुत पहले भारत में नस्लवाद बहुत गहराई से और पूरी तरह से फैल चुका था। इस प्रकार भारत नस्लवाद की जननी जन्मभूमि है, अतः आर्य ब्राह्मणवादी लोग नस्लवाद के जनक पिता हैं। भारत से ही नस्लवाद सारे संसार में फैला और अभी भी नस्लवाद बहुत गहराई से भारत की जमीन में जड़ें जमाए हुए है। इसके सबसे ज़्यादा गहरे डार्क रंग वाले द्रविड़ और आदि द्रविड़ मूल निवासी बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित हैं। एक अन्य उपशीर्षक जर्मन लव फॉर इंडिया में लेखक ने अनेक विद्वान लेखकों के हवाले से लिखा है कि जर्मनी द्वारा मैक्स मूलर ने आर्यों के नस्लवादी दर्शन को प्रसिद्ध करने का सबसे ज़्यादा काम किया, क्योंकि मैक्स मूलर ब्राह्मणवादी धर्म ग्रंथों का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद कर रहा था। अतः भारत के मैक्स मूलर भवन में ब्राह्मणों की बहुत आवाजाही हुआ करती थी। जर्मन का दूसरा बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक है नीत्शे, जिसने ब्राह्मणवादी नस्लवाद की बहुत प्रशंसा की है। इस पुस्तक में अनेकों कथित प्रसिद्ध विद्वानों का भी हवाला आया है जो ब्राह्मणवादी नस्लवाद के पक्षधर थे। लेखक एक अनबुझी पहेली के रूप में आश्चर्य व्यक्त करते हुए अपने विचार रखते हैं कि एक तरफ हिटलर ने ब्राह्मणवादी दर्शन से प्रेरित होकर आर्य नस्ल की श्रेष्ठता का सिद्धांत प्रतिपादित किया और फिर नाजीवाद का प्रतिपादन किया। इसी से प्रेरणा लेकर उसने विश्व में सबसे कुख्यात यहूदियों का नरसंहार किया। लेकिन क्या कारण है कि आज ब्राह्मणों, आर्यों में और यहूदियों में मात्र गहरी दोस्ती ही नहीं है, बल्कि वे इसको एक ही मूल के मानते हैं, बल्कि वे स्वयं को एक ही मूल के मानते हैं। जबकि ऐतिहासिक और दार्शनिक रूप से देखा जाए तो वास्तव में यहूदी लोग ब्राह्मणवाद के ही शिकार हुए हैं। विश्व की सबसे खतरनाक एवं ज्वलंत समस्या इजरायली यहूदी बनाम फिलिस्तीनी मुस्लिम विवाद के मूल कारणों पर प्रकाश डालते हुए लेखक कहते हैं कि हिटलर के मरने एवं द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद विजयी श्वेत पश्चिमी शासकों ने यहूदियों को फिलिस्तीन क्षेत्र में, जहां सदियों से मुस्लिम निवास करते थे, को बसाना शुरू कर दिया और इस क्षेत्र को यहूदियों को सौंप दिया। लेखक आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहते हैं कि इसके पश्चात जिन लोगों ब्राह्मणवादियों ने नाजियों को यहूदियों के नरसंहार के लिए प्रेरित किया, वे ही यहूदियों के सबसे निकट मित्र बन गए हैं। उपशीर्षक ज़ियोनिस्ट ब्राह्मण एक्सिस डायरेक्टिंग में लेखक कहते हैं कि भारत के शासक वर्ग ने जिनकी ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर, इसको संक्षेप में BSO भी कहते हैं, भारत की विशाल मुस्लिम जनसंख्या के तथा मुस्लिम देशों के भारी विरोध के बावजूद भी शीघ्र ही इजराइल को मान्यता दे दी और जैसा कि उल्लेखित है, उसने आतंक विरोधी, यहाँ पढ़ें मुस्लिम विरोधी युद्ध और हिंसा के लिए विश्व को अकेली
महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका को अगर आदेश नहीं तो मार्गदर्शन करने के लिए यहूदी एवं भारत के ब्राह्मण बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि सितंबर 11, 2001 का अमेरिका पर आतंकी हमला ईसाई संसार और मुस्लिम संसार के बीच संघर्ष कराने के उद्देश्य से यहूदियों का ही एक षड्यंत्र था। भारत का ब्राह्मणवादी शासक वर्ग मुस्लिमों व इस्लाम के विरुद्ध यहूदियों के पूरे समर्थन एवं सहयोग के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पुस्तक में यह भी रहस्योद्घाटन किया गया है कि अमेरिका में यहूदी की सारी अमेरिकी सरकार उसकी अर्थव्यवस्था और मीडिया तंत्र को नियंत्रित करते हैं। यही कारण है कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ की भी परवाह नहीं करता और मानवाधिकारों की भी कोई चिंता नहीं करता। इस प्रकार से यह जो ब्राह्मणवादियों यहूदियों का गठजोड़ मजबूती से स्थापित हो गया है, वह इस बात को स्वयं साबित करता है कि यह गठबंधन सारे संसार पर हावी हो गया है। उपशीर्षक अमेरिका एज द बिग शैतान में बताया गया है कि किस तरह से ब्राह्मणवाद अब एक वैश्विक समस्या बन गया है। आगे लेखक ने इस कथन के समर्थन में ढेर सारे तथ्य प्रस्तुत किए हैं। लेखक कहते हैं कि अमेरिका के शासक वर्ग ने 1991 में खाड़ी युद्ध को निर्मित किया, जिससे संयुक्त राज्य सोवियत संघ USSR का विघटन हो गया और अमेरिका सारे संसार का चौधरी बन गया और सारे संसार की सुख शांति के लिए खतरा बन गया। अमेरिका ने फिर 2001 में अफगानिस्तान पर बड़ी ही बेरहमी से बमबारी करके मुस्लिम व इस्लाम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। फिर उसने ईरान व इराक के विरुद्ध छेड़ दिया। इन सब के पीछे यहूदियों इजराइल का हाथ रहा है। उपशीर्षक मुस्लिम एज ए प्रिंसिपल एनिमी में लेखक ने पत्रिका दलित वॉइस के मार्च 1992 की संपादकीय, जिसका शीर्षक है व्हाई द होल वर्ल्ड हेट्स मुस्लिम एंड इस्लाम, के हवाले से कहा है कि इस समय संसार दो खेमों में बढ़ गया है। पहली तरफ एक खेमा है साम्राज्यवाद, नस्लवाद, यहूदीवाद, ब्राह्मणवाद का। दूसरी तरफ के खेमे में वे लोग हैं जो पहले खेमे का विरोध करते हैं, जिसमें मुस्लिम, अश्वेत, भारत के अश्वेत, अछूत एवं पीले चीनी लोग हैं। लेखक ने शंका व्यक्त की है कि ऐसे ही खेमेबाजी चलती रही, मुस्लिमों व इस्लाम के विरुद्ध घृणा व इधर उधर के झूठे बहाने, जैसे कि गुप्त घातक हथियारों का जखीरा, वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस, इराक के मामले में सितंबर 2011 के हमले, ओसामा बिन लादेन, अफगान तालिबान का हाथ इत्यादि जारी रहे तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। उपशीर्षक फैसिज्म इंडियन एंसेस्ट्री यानी फासीवाद भारतीयों की वंश परंपरा के तहत लेखक लिखते हैं कि ये ही वे कारण हैं जिनका कि पहले वर्णन किया गया है कि ब्राह्मणवाद मात्र भारत का ही शत्रु नहीं है, बल्कि सारे संसार का शत्रु है। लेखक इस बात को दोहराते हैं कि हम नाजी शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग करते हैं जो ब्राह्मणवाद के पक्षधर हैं, क्योंकि फासीवाद और नाजीवाद की जड़ें ब्राह्मणवाद में पाई जाती हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, जो कि प्रमुख हिंदू कट्टरपंथी संगठन है, खुले तौर पर
जातीय अधिनायकवाद को बढ़ावा देता है। हिटलर एवं मुसोलिनी भी, जो कि विश्व के सर्वाधिक प्रसिद्ध अधिनायक रहे हैं, उन्होंने भी ब्राह्मणवाद से प्रेरणा ली थी, जो कि कर्मा के खतरनाक सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें गरीबों के लिए यह आदेश है कि वे अपनी गरीबी हंसी खुशी स्वीकार ग्रहण करें और इसे ही अपना प्रारब्ध मानें। एम.एन. राय, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक हैं, ने अपनी पुस्तक फैसिज्म, जो 1938 में प्रकाशित हुई थी, में कहा है कि फाजीवाद के दर्शन की प्रेरणा आर्यों की जाति व्यवस्था की भावना से ही प्राप्त हुई है। एम.एन. राय की इस पुस्तक में स्पष्ट उल्लेख है फाजीवाद वंश परंपरा को एक दार्शनिक, जिसका नाम शोपेनहावर है, के कार्यों के अध्ययन के माध्यम से खोजा जा सकता है। दार्शनिक नीत्शे, जो शोपेनहावर का चेला था, वही फाजीवाद के दर्शन का जन्मदाता पिता है। इसलिए हम यह बात दोहराते हैं कि ब्राह्मणवाद ही फाजीवाद, नाजीवाद, नस्लवाद की जननी है। जर्मन के नाजी मर या समाप्त हो सकते हैं, लेकिन भारत के आर्य नाजी, जिन्होंने कि इस खतरनाक दर्शन को जर्मन नाजियों को प्रदान किया, अभी भी जिंदा हैं और मजबूत होते जा रहे हैं तथा अपनी भुजाओं को सारे संसार में फैलाते जा रहे हैं। इस प्रकार से ब्राह्मणवाद सारे संसार में गंभीर समस्या पैदा कर रहा है। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा इस वीडियो सीरीज़ का ये तीसरा एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हम कुछ गंभीर विषयों पर चर्चा कर रहे हैं और आपकी जानकारी में वृद्धि हो रही है, तो कृपया हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।